हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? हेलो। 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 हेलो पूजा, कैसे हो आप? हेलो, आज कैसे हो? खुशी राजपूत। विनीत योगी, कैसे हो? गुड इवनिंग। कमलदीप सिंह, कैसे हो? कैसे हो आप? यश गुज्जर, कैसे हो बच्चों? जल्दी जल्दी जोड़ो बच्चों क्लास से। हेलो रेनी शर्मा, कैसे हो बच्चे आप? अच्छा लग रहा है बच्चों, आप सभी बहुत इंटरेस्टेड हो क्लास के लिए। ओके। नीलम, ठीक है बच्चे, कैसे हो? ओम प्रकाश, कैसे हो बच्चे? अच्छा लग रहा है बच्चों, आप सभी बहुत इंटरेस्टेड हो। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। हाँ जी, काफ़ी बच्चे आ चुके हैं। मैम आवाज़ तो आ रही है ना सही इसमें वीडियो में? ठीक है। आप सभी को पता है बच्चों, आज हम आपके सेट एग्ज़ाम से जुड़े कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जो भी आपकी क्वेरी रहेगी आप बच्चों चैट बॉक्स में इसको भेजते रहना। ठीक है बच्चों? कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम से जुड़े रहेंगे। गुड इवनिंग बच्चे, सभी को गुड इवनिंग। आपको बच्चों कोई भी अगर दिक्कत आती है सेट एग्ज़ाम से जुड़े किसी भी प्रश्न के लिए, तो आप चैट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करना बच्चों।
सभी बच्चों का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? बच्चे, क्या हम अपनी क्लास शुरू कर सकते हैं बच्चों? चलो अभी थोड़ी वेट करते हैं बच्चों, कुछ और साथी जुड़ जाएंगे आपके। पूजा रानी, संदीप कुमार, प्रिंस चोपड़ा। बहुत अच्छा बच्चों। कोई बात नहीं बच्चों। पूजा, कोई बात नहीं। जो हीरोन का फॉर्मूला है आज के लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा बच्चों। अगर आपको कुछ भी नहीं आता या कुछ समझ नहीं आता तो ज़रूर इसके बारे में बात करी जाएगी। और किसी के बारे में बच्चों कुछ क्वेरी है तो बताइए। ठीक है, जल्दी से जुड़िए बच्चों। कोई बात नहीं। पूजा, हीरोन फार्मूला अच्छी तरह से कराया जाएगा आज। क्वेश्चन भी डिस्कस किया जाएगा उसके ऊपर। ठीक है बच्चों, फिर आज क्लास शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है? तो बच्चों पहले प्रश्न में हम बात करेंगे। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, हमें हमारे पास 4 संख्याएं दी गई हैं और आपको ये बताना है इनमें से कि कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। कोई बच्चा बता सकता है कि कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या रहेगी? जल्दी से बताइए बच्चों, कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या रहेगी? चलो बच्चों बात करते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है बच्चों? ऐसी संख्या जो वर्गमूल में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। यानी इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों। यहाँ पर जो आपका वर्गमूल 16 दिया गया है, तो वर्गमूल 16 जो आपका है वो 4 का वर्ग है। यानी कि ये जो संख्या हल करेंगे तो हमारे पास 4। और जो वर्गमूल 12/3 दिया गया है बच्चों, इसमें देखेंगे अगर हम 3 से 12 को काटते हैं तो हमारे पास वर्गमूल 4 बचता है। यानी कि ये जो संख्या है ये आपकी 2 का वर्ग है। यानी कि ये हमारे पास कितना रह जाएगा बच्चों? 2 रह जाएगा, है ना? अब जो वर्गमूल 12 है आपका, देखो बच्चों ये जो संख्या है किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं बनती है ना? तो इसलिए ये जो संख्या है आपकी, ये आपकी एक अपरिमेय संख्या रहेगी। यानी आपके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से जो ऑप्शन सी है वो आपका सही रहेगा। ये संख्या एक अपरिमेय संख्या है। अब इस प्रश्न में देखते हैं बच्चों। इस प्रश्न में हमें एक बहुपद दिया गया है, पी वाई बराबर y की घात 2 घटा y जमा 1।
और हमें बताना है कि P1 का मान क्या होगा। जल्दी से बताइए बच्चों, क्या रहेगा P1 का मान। जल्दी से बताइए बच्चों, क्या रहेगा। चलो बच्चों हल करके देखते हैं इसे, है ना। जो आपका पी वाई है, इसमें आपने क्या करा, वाई की जगह पर 1 रखा, है ना। अब देखो ये बना 1 का वर्ग माइनस 1 और जमा 1, है ना। अब 1 का वर्ग क्या होता है बच्चों, 1 होता है, और आगे माइनस का 1 दिया गया है और प्लस 1 हो गया। तो ये हम देख रहे हैं 1 माइनस से कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, और 0 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न में जो आपका ऑप्शन रहेगा बच्चों, क्या रहेगा, वो सी रहेगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अब हम अगला प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं ना। देखते हैं क्या दिया गया अगले प्रश्न। बच्चों प्रश्न नंबर 3 में एक बिंदु दिया गया है, और उस बिंदु में एक्स और वाई के मान दिए गए हैं -3 और 5। हाय, कैसे हो बच्चों। हेलो बच्चों, इस प्रश्न में देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 में जो बिंदु दिया गया है -3 और 5, आपने बताना है कि भुज का मान क्या होगा। जल्दी से बताइए बच्चों। बच्चों जैसे हम जानते हैं कि किसी बिंदु में जो पहला मान होता है वो x का होता है, जिसे भुज कहा जाता है, और जो दूसरा मान होता है वो y का होता है, जिसे कोटि कहा जाता है ना बच्चों। तो यहाँ पर जो भुज का मान रहेगा वो आपका x का मान रहेगा, यानी बच्चों क्या रहेगा, -3, है ना बच्चों। और -3 कहाँ पर है बच्चों, ऑप्शन आपका बी रहेगा, है ना। हाँ बहुत अच्छे बच्चों, काफी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, बच्चों एक समीकरण दिया गया है। बच्चों जो भुज होता है ना वो x का मान होता है, और जो कोटि होती है वो y का मान होता है। अब बच्चों ये जो समीकरण दिया गया है हमें 4x जमा 3y बराबर 12, तो हमें ये बताना है कि इन चार ऑप्शन में से इस समीकरण का हल कौन सा होगा। बच्चों हल का मतलब तो समझते हो ना आप लोग। हल का मतलब होता है x और y के वह मान जो हम समीकरण में रखें तो हमारे दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाए। है ना बच्चों। चलो बच्चों करने की कोशिश करते हैं ना। चलो मान रखते हैं बच्चों, हमारे पास है 4x जमा 3y बराबर 12।
यहाँ देखो बच्चों, हमारे पास दो पक्ष हैं, एक बाह्य पक्ष है और एक क्या है, दाह्य पक्ष है ना। अब हम क्या करेंगे, जो बाह्य पक्ष है हमारा, इसमें मान रख के देखते हैं। तो चलो पहला रख के देखते हैं बच्चों, x की जगह पर हमने x की जगह पर 4 रखा और y की जगह पर 0 रखा, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है। देखो 4 को 4 से गुना करा हमने, कितना आ गया 16, और 3 को 0 से गुना करा तो 0 आ गया, है ना बच्चों, तो 16 बन गया। मगर ये हमारे दाएं पक्ष के बराबर तो नहीं है, तो पहला हमारा मान नहीं होगा। दूसरा रख के देखते हैं बच्चों, है ना। 4 x की जगह पर हमने 2 रखा और y की जगह हमने 0 रखा। यहाँ देखते हैं बच्चों, गुना करके 4 दूनी कितना हो जाता है बच्चों 8, और 3 को 0 से गुना करा 0, यानी कि 8 जमा 0 कितना हो गया बच्चों 8 हो गया। तो ये भी हमारे दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। अब बच्चों तीसरा मान रख के देखते हैं, x की जगह पर हमने 0 रखा और y की जगह पर हमने 4 रखा। यहाँ देखते हैं बच्चों, देखो 4 को 0 से गुना करा हमने तो कितना आ गया 0, और 3 को 4 से गुना करा 3 चौके 12। तो देखो बच्चों, ये जो 12 आया ये हमारा दाएं पक्ष के बराबर आ गया, है ना। तो इसलिए जो हमारा आंसर भी क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। बच्चे ये सभी जो प्रश्न है आपके, ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है ना। आपको बस ये देखना है कि किस तरीके से किस सवाल को हल करा जाता है। बच्चों, जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 है वो इस प्रकार से दिया गया है, 3 जमा वर्गमूल 3, इसकी गुणा हमने करनी है 3 घटा वर्गमूल 3 के साथ, है ना। तो बच्चों जल्दी से बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। कोशिश करो बच्चों हल करने के लिए। हाँ बताइए बच्चों, आंसर क्या रहेगा ना। चलो बच्चों जल्दी से बताइए। बहुत अच्छा जवाब आ रहा है बच्चों, सभी बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, काफी अच्छा जवाब आ रहा है बच्चों का। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं ना। ये जो व्यंजक है ये है 3 जमा वर्गमूल 3 गुना 3 घटा वर्गमूल 3, है ना। तो इस व्यंजक को कैसे हल करेंगे। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a जमा b, और जब इसकी गुणा करी जाती है a घटा b से, है ना, तो हमारे पास क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। ऐसे ही होता है ना बच्चों। हाँ अब देखो यहाँ पर हम इसको इस व्यंजक से मिलाते हैं, तो a की जगह पर हमारा कितना है 3 है, और b की जगह पर कितना है बच्चों वर्गमूल 3। तो देखते हैं बच्चों आगे, ये हो गया 3 का वर्ग घटा वर्गमूल 3 का वर्ग। अब देखो वर्गमूल 3 का वर्ग है तो यहाँ वर्ग से क्या हो जाएगा, वर्गमूल कट जाएगा, है ना। 3 का वर्ग कितना होता है बच्चों 9, और ये रहेगा आपका 3, 9 में से 3 गया कितना हो गया बच्चों 6, यानी कि आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा बच्चों सी रहेगा, है ना। बहुत अच्छे से बच्चों, गोल्डी पांचाल, बहुत सही आंसर है। हेलो हेलो, ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
हेलो, आवाज साफ नहीं आ रही है बच्चों। हेलो, अच्छा बच्चों इस क्वेश्चन में देखते हैं हम, है ना। यहाँ आपको बहुपद दिया गया है 7x जमा 4x की घात 2 जमा 5x की घात 3। सर इस बहुपद वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपने बताना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, है ना। हेलो, देखो बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब होता है जो एक्स स्क्वायर की गुणा में मिलेगा आपको, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। तो बच्चों यहाँ जो आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, है ना बच्चों। हाँ, तो गुणांक का मतलब क्या होता है बच्चों, जो साथ में गुणा में दिया गया हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, एक बहुपद दिया गया है तो क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों दिया गया है एक बहुपद 3x जमा 1 और आपको बताना है इस बहुपद का शून्य क्या होगा, है ना बच्चों। तो शून्य का मतलब क्या होता है, x का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य बना दे, है ना। इसको ज्ञात करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, जो आपका बहुपद दिया गया है उसको बराबर 0 के रखेंगे, है ना। ऐसा करने पर क्या होगा बच्चों, 3x बराबर हमारे पास आ जाएगा -1 और x हमारा हो जाएगा -1/3। तो बच्चों इस बहुपद का जो शून्य हमारा रहेगा वो रहेगा -1/3। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा जवाब दिया। बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों आपका 0.6 बार को हमने पी वाई के रूप में बदलना है। पी वाई के रूप का मतलब क्या होता है बच्चों, हमें इसको परिमेय रूप में बदलना है ना बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, है ना। चलो, जो 0.6 बार है इसको हम क्या मानते हैं, इसको x मान लेते हैं। 0.6 बार। तो बच्चों बार का क्या मतलब होता है, बार का मतलब होता है उस संख्या का बार बार आना, 6 6 6 6, है ना। और ये संख्या इसी प्रकार आगे बढ़ती चली जाएगी। हम इसको एक समीकरण मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, हमें ये दिख रहा है कि एक संख्या के ऊपर बार का निशान है। जब एक संख्या के ऊपर बार का निशान होता है तो दोनों तरफ की संख्याओं को 10 से गुणा किया जाता है। तो हम अब 10 से गुणा करते हैं बच्चों दोनों तरफ संख्याओं को। बच्चों जैसे ही दाएं पक्ष को 10 से गुणा करते हैं तो क्या होता है, जो दशमलव है वो एक स्थान आगे चला जाएगा, है ना। तो संख्या बन जाएगी 6.6666। इसी प्रकार बच्चे आगे जाती जाएगी। और जो हमारा बायां पक्ष है वो क्या रहेगा आपका 10x रहेगा, है ना। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। बच्चों आपने ये ध्यान रखना है कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार का निशान होता है उसी हिसाब से संख्या को दोनों तरफ गुणा किया जाता है।
अगर एक संख्या के ऊपर बार का निशान है तो 10 से गुना किया जाएगा, दो संख्या के ऊपर बार का निशान है तो 100 से गुना किया जाएगा। इसी प्रकार अगर तीन संख्या है तो हम 1000 से गुना करेंगे दोनों तरफ, है ना। अब देखो, अब बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस तरफ 10x में से हम क्या करेंगे, 1x को घटाते हैं, तो हमारे पास क्या रह जाएगा बच्चों, 9x रह जाएगा, है ना। अब दाएं पक्ष में देखो बच्चों, 6.6666 ये बार बार आ रहा है आपका, और एक में देखो बच्चों क्या दिखाई दे रहा है आपको, 0.66, यानी कि दशमलव के जो बाद वाली संख्या है वो एक समान है ना। तो जब घटाएंगे तो ये सारी संख्या आपस में घट जाएगी और दशमलव से पहले वाली संख्या आपस में घटाई जाएगी, है ना। तो 6 में से जब 0 घटाया जाएगा बच्चों तो कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा, है ना। तो x का मान कितना हो जाएगा, 6/9। देखो बच्चों दोबारा देखते हैं, है ना। देखो हमारे पास क्या दिया गया है, 0.6 बार। तो हमें ये देखना है कि कितनी संख्या के ऊपर बार का निशान है। एक संख्या के ऊपर बार का निशान है तो हम इसको क्या करेंगे, 10 से जब गुना करेंगे तो दोनों तरफ गुना करेंगे, है ना। अगर यहाँ दो संख्याएं होती और दो के ऊपर बार का निशान होता तो हम उसको 100 से दोनों तरफ गुना करते, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन हल किए जाते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। इसमें आपको बताना है कि क्या प्रत्येक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है बच्चों, सही जवाब है आपका। जब 6 के बटे में 9 आया तो हम इसको 3 से काटेंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से जवाब आ रहा है बच्चों। बच्चों जो आपका अगला प्रश्न है वो है, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। काफी बच्चे बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं बच्चों, बहुत अच्छे। सुषमा तिवारी का चलो बच्चों बताइए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल सही, सभी बच्चे अच्छा जवाब दे रहे हैं। देखो जो प्राकृत संख्या वो कहां से शुरू होती है बच्चों, 1 2 3 4 और इसी तरह आगे बढ़ती जाती है ना। और जो हमारी पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है बच्चों, 0 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी हमारी प्राप्त संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण संख्याओं के अंदर आ जाती हैं, है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारी प्रत्येक प्राकृत संख्या है वो एक पूर्ण संख्या होती है, यानी बच्चों आपका आंसर सत्य है ना। बहुत अच्छे बच्चों। अब बच्चों आपका प्रश्न नंबर 10 आता है और आपको ये बताना है कि जो बिंदु दिया गया है ये आपका किस चतुर्थांश में आता है ना। बताइए बच्चों जल्दी से। बहुत अच्छा जवाब आ रहा है बच्चों। अब तो बताइए। हाँ जी बच्चों बताइए, बिंदु -3 और -10 ये किस चतुर्थांश में स्थित है। बच्चों आपको पता है ना।
तो बताइए बच्चों ये किस चतुर्थांश में आएगा? तीसरे चतुर्थांश में। बहुत अच्छा बच्चों, सही बता रहे हैं सारे। देखो यहाँ पर जो x का मान दिया गया है वो भी घटा में है और y का मान है वो भी घटा में दिया गया है ना। जब हम देखते हैं बच्चों ग्राफ बनाकर तो हमारे पास जो x का मान है वो यहाँ पर घटा में होता है और y का मान भी यहाँ पर घटा में होता है ना। तो दोनों तरफ हमें क्या दिख रहा है बच्चों? घटा और घटा। तो ये जो बिंदु दिया गया है आपका ये किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा? तीसरा चतुर्थांश है ना। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं बच्चों। अब बच्चों इस क्वेश्चन में देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 11। किशन लाल बहुत अच्छा बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इस प्रश्न को समझ के हल करने की कोशिश करते हैं बच्चों। इसमें आपको एक कथन दिया गया है और एक कारण दिया गया है और आपको ये बताना है कि ये दोनों आपस में किस प्रकार से संबंध रखते हैं, है ना। तो कथन ए है आपका, यदि हम 2x जमा 3y बराबर 7 इस समीकरण के दोनों पक्षों को 2 से गुणा करें तो समीकरण का हल नहीं बदलता। और बच्चों कारण है गैर शून्य अचर से गुणा करने पर एक अलग समीकरण बनता है लेकिन x और y के बीच संबंध समान रहता है। बच्चों दोबारा देखते हैं इस प्रश्न को, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर दिया गया है 2x जमा 3y बराबर 7 है ना, और कहता है कि दोनों पक्षों को किससे गुणा करना है? हमने 2 से करना है। गैर शून्य अचर, गैर शून्य अचर का मतलब वह संख्या जो शून्य नहीं है। जब इस संख्या से दोनों तरफ गुणा किया जाएगा तो ये कहता है कि एक अलग समीकरण बनता है ना, लेकिन x और y के बीच में संबंध क्या रहता है? समान रहता है। अब बच्चों देखते हैं ऑप्शन क्या क्या रहेंगे। बच्चों प्रश्न क्या था कि जो समीकरण था हमारा 2x जमा 3y बराबर 7 है ना, ये कहता है कि जो दोनों तरफ है हमने क्या करा, इसको दोनों तरफ 2 से गुणा कर दिया है ना। तो समीकरण क्या बना हमारा? 2 दूनी 4x जमा 2 तिया 6y बराबर 2 सते 14 है ना। यहाँ देखो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, जो समीकरण है ना, वो तो अलग आ रहा है लेकिन जो इनका संबंध है वो क्या आ रहा है? एक जैसा आ रहा है। क्योंकि जो नीचे वाली संख्या है जो समीकरण में, अगर हम इसको 2 से भाग करते हैं तो दोबारा से क्या बन जाता है बच्चों? ऊपर वाला समीकरण ही बन जाएगा, है ना। तो बच्चों ऑप्शन पढ़ते हैं। कहता है कथन ए और कारण दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा कथन है कथन ए और कारण दोनों सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। और ऑप्शन डी है कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। बच्चों यहाँ देखो ध्यान से है ना, 2x जमा 3y बराबर 7 है, इसमें हम दोनों तरफ 2 से गुणा कर रहे हैं और 2 क्या है आपका? एक गैर शून्य है ना, नॉन जीरो नंबर है।
जब इसको गुना किया जाएगा तो समीकरण तो बदल रहा है, देखो, है ना, परंतु जो संबंध है दोनों का वो एक जैसा है, क्योंकि अगर इसको दोबारा से 2 से भाग किया जाए तो वही संख्या दोबारा बन जाएगी, है ना। ठीक है, तो यानी बच्चों आपका जो ऑप्शन ए है वो सही रहेगा, है ना। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है बच्चों, समीकरण x जमा 2y बराबर 6। कहता है कि इस समीकरण के दो अलग अलग हल ज्ञात कीजिए, है ना। तो कहता है इस समीकरण के दो अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। तो हल का मतलब क्या होता है बच्चों, हमें x और y के ऐसे मान बताने हैं जिसके लिए ये दोनों पक्ष आपस में क्या होते रहे, बराबर होते रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमको समीकरण दिया गया है x जमा 2y बराबर 6, है ना, इसमें से हम क्या करेंगे, y का मान निकालते हैं। 2y बराबर हमारा हो जाता है 6 और x को उधर ले जाते हैं 6 माइनस एक्स, है ना, और y का मान हो जाता है हमारा 6 माइनस एक्स बटे 2। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की अलग अलग मान रखेंगे, है ना। x के अलग अलग मान रखने पर हमें y के भी अलग अलग मान मिलेंगे। तो बच्चों जैसे हम x की जगह क्या रखते हैं, x को हमने क्या रखा, 0 रखा, तो y क्या बना बच्चों हमारा 6 घटा 0 बटे 2, है ना, ये बन गया आपका 6 बटे 2। जब काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि जो आपका पहला हल बना वो क्या बना, 0 और 3 बन गया, है ना। अब अगला मान देखते हैं बच्चों निकाल के। आप इसमें कुछ भी संख्या रख सकते हैं बच्चों ना, आप x का मान रखने के लिए पूरी तरह से फ्री हो। आप x को 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, आप यहाँ x के कुछ भी मान रख सकते हैं। अब हम x का अगला मान रखते हैं। हम मान लो x को क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं बच्चों। तो y क्या बनेगा, y बराबर होगा आपका 6 माइनस 2 बटे 2, यानी 6 में से 2 गया 4, 4 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी आपका कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ बच्चों हम देख रहे हैं x का मान 2 रखने पर y का मान 2 आ गया, है ना। तो यहाँ बच्चों हमारे पास इसके 2 हल आ चुके हैं। इसी प्रकार बच्चों आप इसके और भी हल निकाल सकते हो। यहाँ पर आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं बच्चों कि x का कोई भी मान रखो, आपको y का मान आपको उस x के ऊपर मिल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। बच्चों एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है ना। यहाँ करना है आपने हर का प्रमेयीकरण। इस तरह का सवाल परीक्षा में बहुत आता है ना। इन सवालों को हल कैसे किया जाता है बच्चों, हर का परिमेयीकरण, है ना, यानी कि आपको देखना है कि हर के अंदर जो संख्या है वो क्या दी गई है और उसका परिमेयीकरण कैसे करना है आपने, है ना। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जो हर के अंदर वर्गमूल दिया गया है, आपको उस वर्गमूल को उन संख्याओं पे से हटाना है ना। इसे बच्चों बोला जाता है हर का परिमेयीकरण। अब इसको देखो बच्चों कैसे करेंगे, है ना। 1 बटा वर्गमूल 7 घटा वर्गमूल 6, है ना, ये है आपके पास संख्या। हम क्या करेंगे, हर का प्रमेय करने के लिए ये जो हमारे पास संख्या दी गई है, इस संख्या के बीच का निशान बदल देंगे, है ना, जहाँ माइनस है वहां प्लस लिख देंगे। जब माइनस दिया गया बच्चों, क्या कर देंगे, प्लस लिख देंगे और ऊपर नीचे से इसको गुना कर देंगे, है ना। देखो अब हम बच्चों क्या करेंगे, जो ऊपर की संख्या इनको आपस में गुना करेंगे। वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6 को 1 से गुना करेंगे तो ऊपर आ जाएगा वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6, और नीचे
वर्गमूल 7 घटा वर्गमूल 6 की हमने गुणा किससे करनी है? वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6 के साथ, है ना। जब हम ये गुणा करते हैं बच्चों, नीचे देखो ऊपर की संख्या तो रहेगी समान, और नीचे की संख्या में देखो बच्चों क्या हो जाएगा। देखो दोनों क्या है आपके पास, ये नंबर और ये नंबर एक जैसा है, ये नंबर और ये नंबर एक जैसा है। तो बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा आपका a घटा बी गुणा a जमा बी, यानी a घटा बी की गुणा किससे करनी है आपने? a जमा बी के साथ, जो आपका होता है a की 2 घटा b की 2, है ना। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा आपका वर्गमूल 7 की शक्ति 2 घटा वर्गमूल 6 की शक्ति 2। ऊपर की संख्या तो समान रहेगी, वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6, और नीचे की संख्या में बच्चों देखो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 7 घटा 6। ऊपर है आपका वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6, और नीचे है आपका 7 घटा 6 यानी 1। ओके, बच्चों जब हम हर का प्रमेयीकरण करते हैं तो हमें क्या करना है, जो हर के अंदर जो संख्या दी गई है उसमें से वर्गमूल का निशान हटाना होता है। और ऐसा करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, इस संख्या को ऐसी संख्या से ऊपर नीचे गुना किया जाता है कि नीचे वाली संख्या से वर्गमूल का निशान हट जाए, है ना। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, जो संख्या दी गई होती है उसके बीच के निशान को बदल देते हैं और उसको ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, है ना। तो यही हमने किया है बच्चों। देखो जब हम ऊपर नीचे गुना कर रहे हैं तो जो ऊपर की संख्या है वो जब 1 से गुना करेंगे तो सेम रह जाएगी, और नीचे वर्गमूल 7 घटा वर्गमूल 6 की गुणा वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6 से करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा a की 2 घटा b की 2, है ना। तो ये होता है वर्गमूल 7 का वर्ग घटा वर्गमूल 6 का वर्ग। जब हम देखेंगे इसे तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा और नीचे रह जाएगा 7 घटा 6। तो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर बनेगा वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6 बटे 1, है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। अब बच्चों हमें बताना है कि वर्ग चिन्ह क्या होता है ना, यानी कि क्लास मार्क। कोई बच्चा बता सकता है बच्चों वर्ग चिन्ह क्या होता है? बताइए सर, बताओ बच्चों वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं? देखो बच्चों वर्ग चिन्ह का मतलब होता है एक तरह से मध्य बिंदु निकालना, है ना। जो भी हमारे पास वर्ग अंतराल दिए गए होते हैं, मान लो हमारे पास 10 है और 10 से 20 तक का वर्ग अंतराल दिया गया है ना। तो वर्ग चिन्ह का मतलब होता है कि हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और उस जोड़ को 2 से भाग कर देते हैं, यानी कितना आ जाता है 10 और 20 30 हो गया, 30 बटे 2। जब इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 15 आ जाएगा, है ना। यानी वर्ग चिन्ह आपका और कुछ नहीं होता, बस एक मध्य बिंदु के लिए काम करता है। यानी जो चिन्ह का सूत्र बनेगा हमारे पास अगर दो बिंदु हैं, x1 है और x2 है, और इसके बीच का हमारे पास ये वर्ग अंतराल है, तो हम कैसे निकालेंगे इसका वर्ग चिन्ह बच्चों? x1 जमा x2 बटे 2, है ना। तो ये आपका वर्ग चिन्ह का सूत्र रहेगा। किसी भी अंतराल के लिए आप चेक कर सकते हो बच्चों, है ना। अगर आपको 20 से 30 दिया गया हो तो कैसे निकालेंगे? 20 जमा 30 और बटे में 2 कर देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा? 20 और 30 हो जाएगा 50, 50 बटे 2 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 25 आ जाएगा, है ना। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ।
बच्चों, ये जो प्रश्न है इसमें आपको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी दो भुजाएं हमारे पास 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दी गई है और हमको उसका परिमाप दिया गया है 42 सेंटीमीटर। बच्चों ये जो प्रश्न है आपका, ये प्रश्न आपका हीरोन सूत्र से है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। अब बच्चों ध्यान से समझना, काफी बच्चे बात कर रहे थे कि सर हीरोन के सूत्र के बारे में बताना, तो बच्चों ध्यान से देखते हैं ना। जो हमारे पास हीरोन का सूत्र इस्तेमाल होता है बच्चों, वो त्रिभुज की भुजाओं का लेकर होता है ना। और त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है हमारे पास, 3 भुजाएं होती हैं। तो पहले तो हम उन तीनों भुजाओं को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो जो पहली भुजा है आपकी वो दे रखी है a बराबर 18 और जो दूसरी भुजा आपकी दे रखी है वो है b बराबर 10। दो भुजाएं आपको दे रखी है। अब क्या करना है, आपको तीसरी भुजा निकालनी है पहले, है ना। देखो परिमाप का मतलब क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो तीसरी भुजा वो क्या होगी, इस परिमाप में से बाकी दोनों भुजाओं के जोड़ को घटा दो। दोनों भुजाओं का जोड़ कितना है, 18 और 10 कितना हो जाता है बच्चों, 28 हो जाता है ना। जब घटाओगे आप 42 में से 28 तो कितना आ जाएगा आपका, 14 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास तीनों भुजाएं मिल चुकी हैं। पहली भुजा 18 सेंटीमीटर, दूसरी आपको मिल गई 10 सेंटीमीटर और तीसरी आपको मिल गई 14 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चों, अर्नव सैन क्वेश्चन सोल्व भी कर लिया बच्चे ने, काफी अच्छा। चलो बच्चों आगे करने की कोशिश करते हैं ना। देखो अब हमको तीनों भुजाएं मिल चुकी हैं, a बराबर 18, b बराबर 10 और c बराबर 14 और परिमाप हमें दिया गया है 42। और हीरोन के सूत्र के लिए हमें निकालना होता है अर्ध परिमाप, यानी कि s निकालेंगे पहले हम। s बराबर आपका होगा, देखो परिमाप दिया गया है, अर्ध परिमाप का मतलब होता है परिमाप का आधा, तो 42/2, 2 एकम 2, यहाँ ऊपर काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि जो आपका s निकला वो कितना निकला, 21, है ना। देखो अब क्या करेंगे बच्चों, अब हमारे पास a का मान भी है, b का मान भी है, c का मान भी है और हमारे पास s भी आ चुका है। तो अब जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो लगाते हैं, हीरोन का फॉर्मूला है ना। तो एरिया क्या निकलेगा बच्चों, वर्गमूल जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है s घटा a, s घटा b, s घटा c। अब इसमें हम इन सभी के मान रखते हैं। s आपका निकला 21, अब आप 21 में से क्या घटाओगे, a, यानी कि 18, 21 में से घटाओगे आप ठीक है बच्चों, घटाते हैं, है ना। वर्गमूल s आपका कितना आ गया बच्चों, 21 आ गया। अब क्या करना है आपने, देखो इसमें s माइनस ए यानी 21 में से पहली भुजा घटाओ। 21 में से 18 गया, कितना आ गया बच्चों, 3 गुना। अब देखो s माइनस बी मतलब s में से दूसरी भुजा घटानी है, तो 21 में से 10 गया, कितना आ गया बच्चों, 11 गुना। अब आपको 21, देखो s माइनस सी, तो 21 में से क्या घटाना है बच्चों, तीसरी भुजा, तो 21 में से 14 गया, कितना आ गया बच्चों, 7 आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 21 के भी फैक्टर करते हैं। 21 को हमने तोड़ा 3 से, 21, 3 गुना 7 और आगे दे रखा है आपका गुना 3 गुना 11 और गुना 7, है ना। देखो बच्चे 3 2 बार आ चुका है, 7 2 बार आ चुका है और 11 एक बार है ना। तो हम क्या करेंगे, 3 और 7 को बाहर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 7 21 और अंदर कितना रह जाएगा, 11, है ना।
तो जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा 21 वर्गमूल 11 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों हीरोन के सूत्र में हमारा मतलब क्या होता है कि सिर्फ हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है भुजाओं का इस्तेमाल करके। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। ओके, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों। बच्चों अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ आपको इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड बनाने हैं, है ना। तो गुणनखंड बनाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है इसकी गुणा हम इस नंबर से करते हैं। ठीक है, और गुणा करके देखते हैं कि क्या नंबर आता है। यहाँ देखा हमने 12 गुणा 1, कितना आ गया आपका 12 आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 12 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो जिनको जोड़ने या घटाने पर हमारा 7 आ जाए। ठीक है, पहले बच्चे समीकरण को लिखते हैं। जो पहला है वो आपका ऐसे कैसे लिखा जाएगा, -7 को 7 की जगह खाली रखेंगे, हम ब्रैकेट लगाते हैं, बाकी आपका ऐसे कैसे लिखा जाएगा सारा। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे क्या, 12 के ऐसे गुणनखंड बनाएंगे कि जिनको जोड़ने या घटाने पर हमारा 7 आता है। तो पहले बच्चों हम सभी गुणनखंड बनाते हैं। ठीक है, एक तो यही हो जाएगा, 1 गुना 12 कितना होता है हमारा 12, 2 छिके 12, 3 चौके 12, है ना। इसके अलावा बात करते हैं तो बच्चों वही आ जाएगा, 4 तिये 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। अब इन तीनों में से हमें देखना है कि हमें कौन सा लेना है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि हमें कितना चाहिए, 7 चाहिए। तो आप देख रहे हो बच्चों, 12 रेख को लेते हुए किसी प्रकार से भी 7 नहीं बनता, ना तो जोड़ने पर ना ही घटाने पर। 6 और 2 को लेते हैं, किसी प्रकार से 7 नहीं बनता, ना तो जोड़ने पर ना ही घटाने पर। अब हम 3 और 4 को जब लेते हैं बच्चों, तो हमारे पास 3 और 4 का जोड़ कितना आ जाता है, 7 आ जाता है। तो हम यहाँ 7 की जगह पर लिखेंगे 3 जमा 4। ठीक है, तो बच्चों अब आगे चलते हैं। 12x की शक्ति 2 घटा 3 है, 3 को x से गुणा कर कितना आ जाएगा बच्चों, 3x। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस है बच्चों, है ना। और माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। माइनस के 4x और पीछे की रकम ऐसे की ऐसे। यानी कि आप लोगों ने क्या किया, पहली रकम ऐसी की ऐसी रहेगी, अंतिम ऐसी की ऐसी रहेगी, बस जो बीच की संख्या है उसके आपने टुकड़ों के माध्यम से देखा कि 7 कैसे आया। अब हम देखेंगे पहली दोनों संख्याओं में क्या कॉमन आता है। यहां हम देख रहे हैं, देखो 12 के जो टुकड़े हैं उसमें 3 चौके 12 और आगे भी 3 है, यानी कि 3 कॉमन आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर है इधर, इधर एक्स है, तो मतलब एक्स कॉमन आ गया। तो देखो 3 चौके 12 था, यहाँ रह गया आपका 4 और एक एक्स बाहर गया तो रह गया यहाँ एक्स, है ना। और आगे माइनस का निशान। और देखो 3x बाहर जा चुका है, तो यानी कि यहाँ बचा 1, क्योंकि हम 3x को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3x गुना 1, है ना। तो ये गया आपका 1 आ गया। ठीक है, अब देखो आप अगले दोनों रकमों में देखो,
आपकी ये जो ब्रैकेट में जो जो संख्या आती है यही संख्या आपकी आगे भी होनी चाहिए। तो यहाँ देखो 4x घटा 1 है, यहाँ भी 4x है और यहाँ 1 है ना। मगर 4x आगे किसका निशान है? माइनस का। मगर आपके जो ब्रैकेट है इसमें कितना निशान आना चाहिए? प्लस का आना चाहिए। तो हम बच्चों माइनस कॉमन ले लेते हैं। मगर आप देखोगे कि 4x जमा 1 अगर हम ब्रैकेट में लेते हैं, अगर हम इसी फैक्टर को लिखना चाहें, हम लिखते हैं चलो 4x माइनस 1 है ना, हमने लिख दिया। तो मगर बाहर क्या बचेगा? अब देखो 4x को भी क्या लिखा जा सकता है? 4x गुना 1 है ना। अगर 4x अंदर गया तो 1 बाहर आ जाएगा, तो हमने ये लिख दिया 1। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4x घटा 1, एक फैक्टर कॉमन आ गया जो दोनों तरफ है, और बाकी बचा आ गया 3x घटा 1। ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार हमने इस द्विघात बहुपद के क्या करे? हमने गुणनखंड कर लिया, यानी फैक्टर कर लिया। ठीक है बच्चों। ओके। और बच्चों अगर आप इनके मान निकालना चाहते हो तो आप आगे भी कर सकते हो। 4x घटा 1 बराबर 0 और 3x घटा 1 बराबर 0 है ना। यहाँ से अगर आपको x के मान चाहिए तो 4x बराबर 1 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा आपका 1/4, और यहाँ 3x बराबर 1 हो जाएगा और x हो जाएगा आपका 1/3। मगर जैसे इस क्वेश्चन में गुणनखंड पूछे थे तो आपको ये क्वेश्चन यहीं तक करना था। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से समझना है आपने। ये जो दोनों के दोनों हमारे पास सवाल दिए गए हैं, इन दोनों में हमने सर्व समीकरण का इस्तेमाल करना। फॉर्मूले के हिसाब से सवाल होंगे बच्चों। ठीक है। जैसे पहला सवाल है 27x की घात 3 जमा y की घात 3 जमा z की घात 3। तो अब हमें क्या करना है बच्चों? इसके गुणनखंड बनाने हैं। ठीक है। तो इससे मिलता जुलता हमें फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं बच्चों एक फॉर्मूला, x की 3 जमा y की 3 जमा z की 3, ये बराबर होता है x जमा y जमा z, और इसकी गुणा में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है। तो बच्चों इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है। चलो बच्चों देखते हैं। अब ये 27 है, ये किस संख्या का घन है? जो 27 है हमारा वो 3 का है। 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो ये बन गया 3x की शक्ति 3 है ना। और जो y है वो y की शक्ति 3 हो गया, ये हमारे पास z की शक्ति 3 हो गया। तो अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम इसको हल करते हैं। पहले में हमें क्या लिखना है? तीनों संख्याओं का जोड़, यानी कि 3x जमा y जमा z। ठीक है। और जो अगला गुणनखंड क्या बनेगा हमारा? पहली संख्या का वर्ग, यानी कि 3x का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग y का वर्ग, तीसरी संख्या का वर्ग यानी z का वर्ग, घटा पहली गुना दूसरी 3x गुना y, घटा दूसरी गुना तीसरी y गुना z, घटा तीसरी गुना पहली यानी कि z गुना में 3x। ठीक है। अब देखो बच्चों 3x जमा y जमा z, ये आपका पहला फैक्टर हो गया। दूसरे में 3x का वर्ग, 3 तिया 9, 9x का स्क्वायर जमा y का स्क्वायर जमा z का स्क्वायर, इनको गुना करेंगे तो बनेगा घटा 3xy, इसको गुना करेंगे तो yz और घटा 3zx। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं ये जो हमारे क्वेश्चन दिया गया था, ये तीनों संख्याओं का अलग अलग से
घन दिया गया था, है ना। तो उससे रिलेटेड ही हमने इसमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर देखो, ये फॉर्मूला था हमारा एक्स की क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यानी एक्स का घन जमा वाई का घन जमा जेड का घन बराबर एक्स जमा वाई जमा जेड गुणा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है बच्चों, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका 102 की घात 3। इसे हल करने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो अब हमने जो प्रश्न हल करना है बच्चों वो है 102 की घात 3, है ना। 102 की घात को 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 जमा 2। 102 हो गया, 100 जमा 2 ऊपर घात 3। ठीक है। अब बच्चों यहाँ फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, देखो फॉर्मूला होता है x जमा वाई की घात 3 बराबर x की घात 3 जमा y की घात 3 जमा 3xy और x जमा y। ठीक है। अब यहाँ पर हम कंपेयर करके देखते हैं बच्चों, तुलना करके। तो x की जगह पर आपको 100 लगाना है और y की जगह पर 2 लगाना है। तो ये बनेगा 100 जमा 2 की घात 3 बराबर 100 की घात 3 जमा 2 की घात 3 जमा 3 गुना 100 गुना 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा 100 जमा। ठीक है। 100 की घात 3 का मतलब 100 की 3 बार गुना आपस में। ठीक है। 100 की 3 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो हैं तो कितने जीरो बन जाएंगे, 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6। 2 की 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। 3 की 100 से गुना करी 300, 300 गुना 2 600 हो गया हमारा। और ब्रैकेट में हमारा है 100 जमा 1 के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। एक के बाद 6 जीरो आ जाता है बच्चों, जमा 8 जमा 600 की 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 के बाद 4 जीरो, 1 2 3 4 जमा 600 की 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6 दूनी 1200। अब हम बच्चों इन सभी को जोड़ेंगे। ठीक है। जोड़ना कैसे करेंगे, देखो एक के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, है ना। ये दूसरी बड़ी संख्या लो, 6 के बाद 4 जीरो, 6 1 2 3 4। ठीक है। फिर 1200 को लिखो, 1 2 0 0 और फिर लिखेंगे बच्चों हम 8 लिखेंगे। ठीक है, 8। अब जब हम सबको जोड़ते हैं तो देखो पीछे से हमारे पास 8 आ गया, यहाँ हमारे पास 0 आ गया, इधर आपके पास 2 आ गया, फिर आपके पास 1 आ गया, 6 0 1। ठीक है। तो बच्चों ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है। बहुत अच्छे बच्चों, काफी अच्छा जवाब मिल रहा है। चलो बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अब बच्चों अगला प्रश्न है आपका। इस प्रश्न में देखिए बच्चों, ध्यान से पढ़ते हैं ना। नीचे दी गई दो सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया। ठीक है, और इसमें जो सेक्शन है वो आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। और सेक्शन ए में जो अंक हैं उनकी बारंबारता दी गई है, और इसी प्रकार जो सेक्शन बी है उसके अंकों की बारंबारता दी गई है। ठीक है, अब आपने करना क्या है बच्चे इस प्रश्न में। इस प्रश्न में हमने क्या करना है कि दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के जो अंक हैं उनको निरूपित करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने ये बताना है कि कौन सा जो सेक्शन है वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब बच्चों करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सेक्शन ए दिया गया है उसके जो अंक दिए गए हैं आप लोगों को उसके क्लास मार्क यानी वर्ग चिन्ह निकालने हैं। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला हमने करा था कि दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग करना है। हमने 0 को 10 से जोड़ा तो 10 आ गया, और 2 से भाग करा तो 5 आ गया। इसी प्रकार 20 को 10 से जोड़ा तो 30 आ गया, 30 को 2 से भाग करा तो 15 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों हम देख रहे हैं कि सभी में 10 का अंतर है, तो इसका मतलब जो वर्ग चिन्ह में भी 10 का अंतर रहता जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सेक्शन बी में भी बच्चे इसी प्रकार से आपको जो अंक दिए गए हैं आपको सबसे पहले क्या करना है, उसका क्लास मार्क यानी वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह में वही काम करेंगे, हम दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, दोनों संख्याओं को यहाँ पर भी जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। इसी प्रकार बच्चों हम सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और 2 से भाग करते रहेंगे, क्योंकि बच्चों बहुभुज बनाने के लिए हमें यह क्लास मार्क्स की जरूरत होती है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इस क्लास मार्क्स को इस बारंबारता बहुभुजों के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ने का मतलब होता है कि हम एक्स एक्स और वाई एक्स में दोनों को आमने सामने लेके मिलाएंगे। ठीक है, चलो बच्चों आगे देखते हैं। क्या देखो बच्चों, जो सेक्शन ए का जो क्लास मार्क था यानी पहला जो वर्ग चिन्ह था वो 5 3 से जुड़ा था, और 15 किससे जुड़ा था, 9 से। 25 हमारा 17 से है, 35 12 से है, और 45 9 से है। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो सेक्शन ए है, ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो मार्क्स थे हमारे उन सबको नीचे लिया। कहाँ लिया, नीचे की तरफ ले लिया। ठीक है, और सभी का अंतर देखो कैसा है, 5 15 20 25। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से हमने क्या किया बच्चों, यहाँ 10-10 का अंतराल ले लिया। ठीक है, इस प्रकार बच्चों जो आपकी बारंबारताएं थी हमने यहाँ क्या किया, इसको वाई अक्ष पर ले लिया और सबके बीच का अंतर 2-2 लेते हुए इसको आगे बढ़ा दिया। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों सेक्शनों को इसके ऊपर निरूपित करते हैं। ठीक है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये एक सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है। अब बच्चे बना कैसे है ना, तो देखो कैसे करेंगे बच्चों, देखो 5 3 सेक्शन ए की बात हो रही है, एक्स एक्स पे आपने 5 लिया, ये रहा आपका। ठीक है, देखो मार्क्स देखो ना आप यहाँ पर 5, और वाई एक्स पे कितना है आपका 3 है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 होगा, इस 3 को आपने 5 से मिला दिया। ठीक है, ऐसे ही हम करते रहेंगे बच्चों। देखो 15 को किससे मिलाना था, 9 से, 9 यहीं कहीं होगा, ये 9 है, और 9 को हमने क्या करा, नीचे 15 से मिला दिया। ठीक है, ऐसे ही बच्चों हम देखेंगे 25 को 17 से, ये 25 है, ऊपर 17 है आपका, 17 18 से थोड़ा नीचे रहेगा, यहाँ से मिला दिया और इसको नीचे लेके आ गए। तो इसी प्रकार बच्चों मिलाते रहेंगे और ये हमारे पास एक बहुभुज बन जाएगा। ठीक है, हमने 35 को किससे मिला दिया, यहाँ पर 12 से मिला दिया। ठीक है, और इसी प्रकार बच्चों हमने क्या करा, 45 को 9 से मिला दिया। तो जब हम इनको मिला रहे हैं तो हमारे पास इस प्रकार की आकृति आ जाती है जिसे हम बहुभुज बोलते हैं। ठीक है,
अब इसी प्रकार बच्चों हम क्या करेंगे, जो आपका सेक्शन बी है, सेक्शन बी को भी देखते हैं। ठीक है, सेक्शन बी में भी देखो 5 को हमने किससे मिलाना है, 5 से मिलाना है। तो देखो यहाँ नीचे 5 है और ये ऊपर ये 5, ये देखो ये 5 को 5 से मिला दिया, इधर से 5 आ गया और इधर से भी 5 आ गया। ठीक है, ऐसे ही बच्चों हम 15 को 19 से मिलाएंगे, 25 को 15 से, और 35 को 10 से, और 45 को 1 से। ठीक है, और मिलाने पर हमारे पास एक दूसरी आकृति आ जाएगी जो सेक्शन बी के लिए है, जो क्या बन जाएगी, एक बहुभुज की आकृति ले लेगी। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों इस आकृति में आपको दोनों सेक्शन दिखाई दे रहे हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, और आपको ये बताना है कौन सा सेक्शन बेहतर है। बच्चों यहाँ पर आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। ठीक है, देखो जो सेक्शन ए है, यहाँ पर जो 5 है उसकी बारंबारता 3 बार है, 15 की बारंबारता 9 बार है। ठीक है, 25 की 17, यानी कि जो मार्क्स देखे जाए अगर आपके, तो ज़्यादातर मार्क्स 25 के सीध में कितने हैं, 17 है, 35 की सीध में कितने, 12 है, और इधर देखिए 25 की सीध में 15 है और 35 की सीध में 10 है। ठीक है, और यहाँ देखो 45 के आगे 9 बार है और यहाँ 45 के आगे कितना है, 1 बार है, यानी यहाँ पर जो बच्चे हैं वो लगातार अच्छे मार्क्स ले रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इसके हिसाब से जब हम बारंबार तक बहुभुज बनाते हैं तो हमें साफ दिख रहा है कि जो सेक्शन ए है वो ज्यादा बेहतर सेक्शन है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बच्चों जो आपका प्रश्न नंबर 20 है, यहाँ आपको एक चित्र दिया गया है। ठीक है, और इस चित्र में आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है। यहाँ आपको चित्र में कहीं लिखा है आम का खेत, कहीं बैंक लिखा हुआ है, कहीं पार्क लिखा हुआ है, लाइब्रेरी भी है, स्कूल भी है, प्राइमरी स्कूल भी है, मार्केट भी है, नदी भी है ना। ये बहुत सारी चीजें आपको इस ग्राफ के अंदर दिखाई दे रही हैं, और सबका जो सेंटर पॉइंट क्या दिया गया है, स्कूल दिया गया है ना, और ये स्कूल आपका एक बड़ा स्कूल है। ठीक है, अब हम इस बड़े स्कूल के हिसाब से देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अब बच्चों देखते हैं, प्रश्न कहता है यह एक टाउन का नक्शा है जिसमें सभी बिल्डिंग्स और जगह को स्कूल को केंद्र मानकर दिखाया गया है। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं जो हमें दिख रही हैं इसमें स्कूल को केंद्र माना गया है। ठीक, तो टाउन के नक्शे में टाउन को एक खड़ी और एवं एक लेटी रेखा के द्वारा 4 हिस्सों में बांट दिया गया। ठीक है, ये देखो हमको दिखाई दे रहा है ग्राफ में 4 हिस्से हैं, एक्स वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दी गई है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, और एक्स अक्ष पे कौन सी दिशाएं दे रखी हैं, पूर्व और पश्चिम, और वाई अक्ष पर दे रखी है बच्चों में उत्तर और दक्षिण, है ना। फिर दोनों रेखाएं आपस में जिस बिंदु पर कटती है वहां एक बड़ा स्कूल, जैसे हम बात कर रहे थे अभी, ये आपका एक बड़ा स्कूल है जिसको सेंटर माना गया। अब इसके ऊपर देखो बच्चे, अब सवाल दिए गए हैं, उन सवालों को हल करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो सवाल है पहला, वो क्या कहता है कि जो प्राइमरी स्कूल दिया गया है आपका, यहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल है, कहता है बड़े स्कूल से कितने खाने दूरी पर है। ठीक है, कितने खाने दूरी पर है। देखो चलो खाने गिनते हैं बच्चों, खाना पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, मगर ये किस तरफ है, पूरब की तरफ। तो देखें बच्चे अब हमारा आंसर क्या बनेगा, 3 खाने पूरब की तरफ। ठीक है, तो बच्चे ये आपका आंसर हो गया ना, 3 खाने पूरब की तरफ। ठीक है, चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
देखो बच्चों, इस प्रश्न में क्या दिया गया है कि बड़े स्कूल के 5 खाने उत्तर व 4 खाने पश्चिम की तरफ क्या स्थित है। ठीक है, हमें बताना है कि जो आपका बड़ा स्कूल है बीच में, इसके 5 खाने उत्तर में और 4 खाने पश्चिम में क्या चीजें हमारे पास है ना। तो अब स्कूल के देखो हमारे पास उत्तर और पश्चिम दिशाओं को देखो, यहां से यहां देखेंगे तो पश्चिम दिशा है, यहां से यहां देखेंगे तो हमारे पास उत्तर दिशा है। ठीक है, चलो अब खाने गिनते हैं। जैसे हम बिंदु को दर्शाते हैं उसी प्रकार से हमने इसे भी दर्शाना है। देखो, बड़े स्कूल के 5 खाने उत्तर, उत्तर की तरफ चलो 5 खाने, 1 2 3 4 5। ठीक है, और इधर कितना चलना है हमने, 4 खाने, 1 2 3 4। ठीक है, अब हम इसको ऊपर जाके मिलाते हैं तो देखो ये ऊपर की सीध में जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, और इधर से कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आया, इसका मतलब यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा आम का खेत। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, चलो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कहता है कि नदी की स्थिति को -2 -4 यानी कि हर बिंदु से दर्शाया जाए। ठीक है, ये नदी की स्थिति है, इसको बिंदु से दर्शा दिया, यानी x कितना है यहाँ से, यहाँ पर x कितना -2 है, और y कितना है आपका -4। कहता है तो इसी प्रकार बैंक और मार्केट कहां पर होंगे। ठीक है, तो सर तो बच्चों हम देख रहे हैं कि बैंक देखो कहां पर है, बैंक देखो ऊपर की तरफ है। देखो कितने बना, 1 2 3 4 है ना, 4 यहाँ पर, यानी y पर कितने चले हम, 4, और x हमारा कितना है 0, तो हमारा क्या बन गया 0 और 4। ठीक है, क्या बन गया 0 और 4, यानी क्या बनेगा बच्चे 0 और 4 बन जाएगा। ठीक है, अब मार्केट कहां पर है, देखो मार्केट को देखते हैं, ये रही हमारी मार्केट। देखते हैं बच्चों यहाँ से x को देखो, 1 माइनस का 2 3 4 5, 5 तो माइनस के हो गए है ना, -5। और y के देखते हैं बच्चों, 1 2 3 4, क्योंकि मार्केट इसकी सीध में है ना, तो कितना हो गया -4। तो बच्चों मार्केट के लिए जो बिंदु बनेगा वो बनेगा -5 और -4। ठीक है, तो बच्चों सभी बच्चों को आज की कक्षा में बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद, और मुझे लगता है सभी बच्चों को सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। थैंक यू बच्चों, आज की कक्षा में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। थैंक यू बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर हम आज का सेशन ना समाप्त करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।